नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर की है। ये हमारे दिमाग के उस जटिल, रहस्यमयी और अक्सर विरोधाभासी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की यात्रा है जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन जिसे हम वास्तव में कभी समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी छूट पर मिल रही थी? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के बारे में केवल उसकी शक्ल या उसके कपड़ों को देखकर ही कोई गहरी राय बना ली है? या क्या आपने कभी अपने किसी निर्णय पर बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस किया है, केवल बाद में ये महसूस करने के लिए कि आप पूरी तरह से गलत थे? हम सब खुद को एक तर्कसंगत, बुद्धिमान प्राणी मानना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे निर्णय हमारे तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल kahneman की क्रांतिकारी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यानी सोच तेज और धीमी की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये हमारे मानव मन के लिए एक निर्देश पुस्तिका यानी यूजर मैनुअल की तरह है। ये उन छिपे हुए मानसिक झुकाव, उन पूर्वाग्रहों और उन भ्रमों से पर्दा उठाती है जो हमारे हर निर्णय, हर विचार और हर भावना को चुपचाप आकार देते हैं। ये वीडियो इस अद्भुत किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में आपके मस्तिष्क के भीतर काम करने वाले दो मुख्य किरदारों से मिलेंगे। हम उन अनगिनत तरीकों को जानेंगे जिनसे हमारा मन हमें धोखा देता है, और हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे थोड़ा बेहतर सोच सकते हैं और थोड़े बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो यदि आप अपने मन के कामकाज को समझने और एक अधिक जागरूक इंसान बनने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ इस असाधारण और आंखें खोल देने वाली यात्रा पर चलिए। अध्याय 1, आपके मन के भीतर के दो किरदार, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। डेनियल kahneman अपनी पूरी किताब की नींव एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली रूपक पर रखते हैं। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग तरीके हैं जिन्हें वे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। इन्हें दो किरदारों की तरह सोचें जो आपके सिर के अंदर रहते हैं और आपके जीवन के शो को चलाते हैं। पहले किरदार से मिलिए, सिस्टम 1। सिस्टम 1 आपके मन का तेज, सहज, स्वचालित और भावनात्मक नायक है। ये हमेशा चालू रहता है, ये बिना किसी प्रयास के काम करता है। जब आप 2+2 का जवाब 4 देते हैं, जब आप एक दोस्त का चेहरा भीड़ में पहचानते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाते हैं, या जब आप किसी की आवाज में गुस्से को पहचानते हैं, तो ये आपका सिस्टम 1 ही होता है जो काम कर रहा होता है। सिस्टम 1 हमारी भावनाओं, हमारी पहली छापों और हमारी अंतरात्मा की आवाज का स्रोत है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल है। ये हमारे दिन भर के हजारों छोटे छोटे निर्णय लेकर हमारे जीवन को आसान बनाता है। अगर हमें हर छोटे काम के लिए सोचना पड़ता तो हम सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। लेकिन सिस्टम 1 की कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां भी हैं। ये अक्सर मानसिक शॉर्टकट का उपयोग करता है, ये जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचता है, और ये तार्किक त्रुटियों और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का बहुत आसानी से शिकार हो जाता है। ये कहानीकार की तरह है जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक सुसंगत कहानी बना लेता है, भले ही वो कहानी सच न हो। अब मिलिए दूसरे किरदार से, सिस्टम 2। सिस्टम 2 आपके मन का धीमा, विश्लेषणात्मक, तर्कसंगत और आलसी विचारक है। ये वो किरदार है जो तब जागता है जब आपको किसी जटिल समस्या को हल करना होता है, जैसे 17x24 की गणना करना, या एक तंग जगह में अपनी कार पार्क करना, या एक जटिल फॉर्म भरना। सिस्टम 2 को काम करने के लिए प्रयास, ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये तर्क करता है, ये विकल्पों का मूल्यांकन करता है, और ये आत्मनियंत्रण का प्रयोग करता है। ये वो आवाज है जो सिस्टम 1 की जल्दबाजी में की गई गलतियों को पकड़ सकती है। लेकिन सिस्टम 2 की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है उसका आलस। क्योंकि सोचने में ऊर्जा लगती है, सिस्टम 2 जितना हो सके उतना कम काम करना चाहता है। वो अक्सर सिस्टम 1 द्वारा दिए गए सुझावों और भावनाओं को बिना जांचे ही स्वीकार कर लेता है। ये पूरी किताब इन्हीं दो किरदारों के बीच के नाटक, उनके सहयोग, उनके संघर्ष और उनकी बातचीत की कहानी है। हमारा अधिकांश जीवन सिस्टम 1 द्वारा स्वचालित रूप से चलाया जाता है, और सिस्टम 2 पृष्ठभूमि में एक आलसी पर्यवेक्षक की तरह बैठा रहता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सिस्टम 1 कोई गलती करता है और सिस्टम 2 उसे पकड़ने और ठीक करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं होता है। हमारे अधिकांश अविवेकी निर्णय और गलतियां इसी गतिशील का परिणाम है। अध्याय 2, सिस्टम 1 का राज, मानसिक शॉर्टकट और उनकी भारी कीमत। सिस्टम 1 इतनी तेजी से कैसे काम करता है? वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जटिल सवालों के जवाब देने के लिए सरल मानसिक शॉर्टकट या अनुभवजन्य नियमों का उपयोग करता है, जिन्हें मनोवैज्ञानिक हेउरिस्टिक्स कहते हैं।
ये शॉर्टकट अक्सर बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें व्यवस्थित और अनुमानित त्रुटियों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। आइए कुछ सबसे शक्तिशाली और आम पूर्वाग्रहों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पहला पूर्वाग्रह है एंकरिंग प्रभाव। एंकरिंग प्रभाव हमारी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमें मिली पहली जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वो पहली जानकारी हमारे दिमाग में एक लंगर यानी एंकर की तरह काम करती है और हमारे बाद के सभी विचार उसी लंगर के आसपास घूमते हैं। डेनियल kahneman ने इसे एक बहुत ही सरल प्रयोग से दर्शाया। उन्होंने लोगों के एक समूह से पूछा, क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 144 वर्ष से अधिक की आयु में हुई थी? ये एक बेतुका सवाल है, लेकिन 144 का ये आंकड़ा एक एंकर बन गया। इसके बाद जब उन्होंने उन्हीं लोगों से पूछा कि गांधी जी की मृत्यु किस आयु में हुई, तो उनके द्वारा दिए गए अनुमान उन लोगों के अनुमानों से बहुत अधिक थे जिनसे ये पहला सवाल नहीं पूछा गया था। ये प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बाजार में एक कालीन खरीदने जाते हैं। दुकानदार आपको कालीन की कीमत 10,000 रुपये बताता है। ये 10,000 का आंकड़ा अब आपके दिमाग में एक एंकर बन गया है। आप मोलभाव करना शुरू करते हैं और अंत में आप उसे 6,000 रुपये में खरीदकर बहुत खुश होते हैं कि आपने 4,000 रुपये बचा लिए। लेकिन हो सकता है कि उस कालीन की असली कीमत केवल 3,000 रुपये ही हो। दुकानदार द्वारा बताए गए ऊंचे एंकर ने आपकी पूरी सोच को प्रभावित किया। ये प्रभाव वेतन की बातचीत, अचल संपत्ति की खरीद और यहां तक कि कानूनी निर्णयों में भी बहुत शक्तिशाली होता है। इससे बचने का तरीका यह है कि जब भी कोई संख्या आपके सामने रखी जाए तो आप सचेत रूप से उस एंकर को चुनौती दें और सोचें कि क्या ये संख्या तर्कसंगत है या ये केवल आपको प्रभावित करने के लिए रखी गई है। दूसरा पूर्वाग्रह है उपलब्धता का नियम यानी द अवेलेबिलिटी हेयुरिस्टिक। हमारा मन किसी घटना के होने की संभावना का अनुमान इस बात से लगाता है कि उस घटना का उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आता है। जो चीजें हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, हमें लगता है कि वे अधिक सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप समाचारों में एक विमान दुर्घटना की खबर देखते हैं तो आपको हवाई यात्रा से डर लगने लगता है। आपके दिमाग में उस दुर्घटना की ज्वलंत छवियां बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन सांख्यिकीय रूप से कार दुर्घटना में मारे जाने की संभावना विमान दुर्घटना से कहीं ज्यादा है। लेकिन कार दुर्घटनाएं इतनी आम है कि वे समाचारों में प्रमुखता से नहीं दिखाई जाती, इसलिए उनका उदाहरण हमारे दिमाग में आसानी से नहीं आता। यह पूर्वाग्रह हमारे जोखिम के आकलन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। हम आतंकवाद या शार्क के हमले जैसी दुर्लभ लेकिन नाटकीय घटनाओं से बहुत अधिक डरते हैं और मधुमेह या हृदय रोग जैसी सामान्य लेकिन धीमी और उबाऊ बीमारियों के जोखिम को कम आंकते हैं। व्यवसाय की दुनिया में प्रबंधक अक्सर उन कर्मचारियों के प्रदर्शन को अधिक आंकते हैं जिन्होंने हाल ही में कोई बड़ी सफलता हासिल की हो, क्योंकि वो स्मृति अधिक ताज़ा और उपलब्ध होती है, भले ही पूरे साल उनका प्रदर्शन औसत रहा हो। इस पूर्वाग्रह से बचने का तरीका है कि आप अपनी भावनाओं और सहज ज्ञान पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक आंकड़ों और तथ्यों को देखें। जब भी आप किसी चीज के बारे में कोई निर्णय ले रहे हों तो खुद से पूछें, क्या मैं ये निर्णय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सांख्यिकीय रूप से सही है, या इसलिए क्योंकि इसका एक ज्वलंत उदाहरण मेरे दिमाग में आसानी से आ रहा है। तीसरा पूर्वाग्रह है प्रतिनिधित्व का नियम यानी द रिप्रेजेंटेटिवनेस हेयुरिस्टिक। ये हमारी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें हम किसी चीज या व्यक्ति को किसी श्रेणी में इस आधार पर रखते हैं कि वो उस श्रेणी के हमारे मानसिक स्टीरियोटाइप या प्रोटोटाइप से कितना मिलता जुलता है। ऐसा करते समय हम अक्सर वास्तविक सांख्यिकीय संभावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। डेनियल kahneman इसे अपने सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक लिंडा समस्या के माध्यम से समझाते हैं। वे लोगों को एक काल्पनिक चरित्र लिंडा का वर्णन देते हैं। लिंडा 31 साल की है, अकेली है, मुखर है और बहुत होशियार है। उसने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की है। एक छात्रा के रूप में वो सामाजिक न्याय और भेदभाव के मुद्दों के बारे में बहुत चिंतित थी। अब लोगों से पूछा जाता है कि इन दो में से कौन सा विकल्प अधिक संभावित है। एक लिंडा एक बैंक कैशियर है। 2 लिंडा एक बैंक कैशियर है और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है। लगभग 80 से 90% लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, क्योंकि लिंडा का वर्णन एक नारीवादी के हमारे मानसिक स्टीरियोटाइप से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। लेकिन तार्किक रूप से ये उत्तर गलत है। तर्क का एक सरल नियम है कि 2 शर्तों के सच होने की संभावना, बैंक कैशियर और नारीवादी, हमेशा एक शर्त के सच होने की संभावना बैंक कैशियर से कम या बराबर ही होगी। लेकिन हमारा सिस्टम एक तर्क की परवाह नहीं करता। वो एक सुसंगत और विश्वसनीय कहानी की तलाश में रहता है, और लिंडा के नारीवादी होने की कहानी अधिक विश्वसनीय लगती है।
ये पूर्वाग्रह हमारे जीवन में हर जगह है। हम डॉक्टरों से उम्मीद करते हैं कि वे एक विशेष तरीके से दिखें और बात करें। हम किसी क्रिकेटर के भविष्य का अनुमान उसके कुछ सुंदर और स्टाइलिश शॉट्स के आधार पर लगा लेते हैं, भले ही उसके समग्र आंकड़े औसत हों। ये पूर्वाग्रह ही सभी प्रकार की रूढ़िवादिता और भेदभाव की जड़ है। अध्याय 3, आत्मविश्वास का खतरनाक भ्रम। सिस्टम 1 की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आत्मविश्वास से भर जाता है। ये अक्सर एक ऐसे आत्मविश्वास पर आधारित होता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मुख्य कारण है एक अवधारणा जिसे कहानमन कहते हैं, YCRT, यानी वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। इसका हिंदी में अर्थ है, जो दिखता है वही सब कुछ है। सिस्टम एक उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छी संभव कहानी बनाता है। वो उस जानकारी पर विचार नहीं करता जो उपलब्ध नहीं है। उसे अनिश्चितता और संदेह से नफरत है। वो अधूरी जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी और सुसंगत तस्वीर बना लेता है और फिर उस तस्वीर पर पूरा भरोसा कर लेता है। उदाहरण के लिए, आप एक राजनेता का एक बहुत ही प्रभावशाली और आत्मविश्वासी भाषण सुनते हैं। आपका सिस्टम एक तुरंत ये निष्कर्ष निकालता है कि ये एक महान नेता है। वो इस बात पर विचार नहीं करता कि इस नेता का पिछला रिकॉर्ड कैसा है या उसकी नीतियों में क्या कमियां हैं, क्योंकि वो जानकारी उस क्षण में तुरंत उपलब्ध नहीं है। जो देखा बस वही सच मान लिया गया। इसी YCRT के कारण कई और पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। पहला है अति आत्मविश्वास का पूर्वाग्रह। हम अपनी क्षमताओं, अपने ज्ञान और अपने निर्णयों की सटीकता को लेकर व्यवस्थित रूप से बहुत अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हम दुनिया को जितना समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञ भी इस पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं। वित्तीय सलाहकार, राजनीतिक पंडित और डॉक्टर सभी अक्सर अपने अनुमानों की सटीकता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। दूसरा है पश्चदृष्टि का पूर्वाग्रह, यानी द हाइंडसाइट बायस। इसे मुझे तो पहले से ही पता था प्रभाव भी कहते हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो हम अपने अतीत को फिर से लिखते हैं और ये मानने लगते हैं कि वो घटना पहले से ही अनुमानित थी। उदाहरण के लिए, एक शेयर बाजार के गिरने के बाद विशेषज्ञ टीवी पर आकर बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि बाजार क्यों गिरा। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे ये सब बहुत स्पष्ट था, लेकिन दुर्घटना से पहले उन्हीं में से कोई भी इतनी निश्चितता के साथ ये भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। ये पूर्वाग्रह हमें अपनी गलतियों से सीखने से रोकता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था, तो हम ये विश्लेषण करने की जहमत ही नहीं उठाते कि हमारा पिछला अनुमान गलत क्यों था। तीसरा है योजना का भ्रम, यानी द प्लानिंग फैलेसी। यह हमारी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें हम भविष्य की किसी भी परियोजना को पूरा करने में लगने वाले समय, लागत और जोखिमों को व्यवस्थित रूप से कम आंकते हैं और उसके लाभों को अधिक आंकते हैं। चाहे वो एक घर बनाने की परियोजना हो, एक किताब लिखने का लक्ष्य हो या सरकार द्वारा बनाया गया एक बड़ा पुल हो, हम लगभग हमेशा सबसे अच्छे परिदृश्य की कल्पना करते हैं। हम उन अनगिनत अप्रत्याशित बाधाओं और समस्याओं पर विचार करने में असफल रहते हैं जो रास्ते में आ सकती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं अपने बजट और समय सीमा से आगे निकल जाती हैं। अध्याय 4, चुनाव का मनोविज्ञान और संभावना सिद्धांत। इस अध्याय में हम कहानमन के उस काम पर आते हैं जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये संभावना सिद्धांत यानी प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में वास्तव में निर्णय कैसे लेता है। ये पारंपरिक अर्थशास्त्र के इस विचार को चुनौती देता है कि इंसान हमेशा एक तर्कसंगत प्राणी की तरह काम करता है, जो हमेशा अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। संभावना सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है संदर्भ बिंदु। हम किसी भी परिणाम को उसके निरपेक्ष मूल्य में नहीं देखते, बल्कि हम उसे एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष लाभ या हानि के रूप में देखते हैं। 100 रुपये का मिलना तब बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब उतना अच्छा नहीं लगता जब आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपए हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, यानी लॉस अवर्शन। मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। मोटे तौर पर 100 रुपये खोने का दुख 100 रुपये पाने की खुशी से लगभग दोगुना होता है। हम नुकसान से बचने के लिए बहुत अधिक प्रेरित होते हैं। ये एक छोटा सा विचार हमारे कई अविवेकी वित्तीय निर्णयों की व्याख्या करता है। कल्पना कीजिए एक निवेशक की। उसके पास 2 शेयर हैं। एक शेयर में उसे थोड़ा सा लाभ हो रहा है। वो उस शेयर को जल्दी से बेच देता है ताकि वो उस छोटे से लाभ को सुरक्षित कर सके। वो लाभ के क्षेत्र में जोखिम से बचता है। दूसरे शेयर में उसे नुकसान हो रहा है। वो उस शेयर को बेचने से इनकार कर देता है, इस उम्मीद में कि वो शायद वापस ऊपर आ जाएगा।
वो एक निश्चित नुकसान को स्वीकार करने के दर्द से बचने के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। वो नुकसान के क्षेत्र में जोखिम की तलाश करता है। तीसरा स्तंभ है घटती हुई संवेदनशीलता। 100 रुपये और 200 रुपये के बीच का अंतर हमें बहुत ज्यादा महसूस होता है, लेकिन 1100 रुपये और 1200 रुपये के बीच का अंतर हमें उतना ज्यादा महसूस नहीं होता। यही बात नुकसान पर भी लागू होती है। इन्हीं सिद्धांतों से एक और शक्तिशाली पूर्वाग्रह जन्म लेता है, जिसे फ्रेमिंग प्रभाव कहते हैं। एक ही जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे निर्णय को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपको एक मरीज को एक सर्जरी के बारे में बताना है। आप पहले तरीके से कह सकते हैं, इस सर्जरी में जीवित रहने की दर 90% है। ये सुनकर मरीज को अच्छा महसूस होता है और वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इस सर्जरी में मृत्यु दर 10% है। ये सुनकर मरीज डर जाता है और शायद सर्जरी से मना कर दे। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्यों में जानकारी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक को लाभ के रूप में जीवित रहना और दूसरे को हानि के रूप में मृत्यु प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि हम नुकसान से बहुत अधिक डरते हैं, हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है। ये प्रभाव विज्ञापन, राजनीति और सार्वजनिक नीति में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अध्याय 5, 2 स्व की कहानी, अनुभव और स्मृति। किताब के इस अंतिम और शायद सबसे दार्शनिक हिस्से में कहानमन हमें हमारे अपने भीतर मौजूद 2 अलग-अलग स्व से परिचित कराते हैं। पहला है अनुभव करने वाला स्व, यानी द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। यह वो हिस्सा है जो वर्तमान क्षण में जीता है। ये वो चेतना है जो हर पल के दर्द, खुशी, बोरियत और आनंद का अनुभव करती है। ये वो स्व है जो सवाल पूछता है, क्या अभी दर्द हो रहा है? दूसरा है याद रखने वाला स्व, यानी द रिमेंबरिंग सेल्फ। यह हमारे मन का कहानीकार है। यह हमारे जीवन के अनुभवों को इकट्ठा करके एक कहानी बनाता है। ये वह स्व है जो हमारे अतीत का मूल्यांकन करता है और भविष्य के लिए निर्णय लेता है। यह वो स्व है जो सवाल पूछता है, कुल मिलाकर छुट्टियां कैसी थीं? हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों स्व एक ही हैं और वे एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन कहानमन हमें बताते हैं कि ये सच नहीं है और इन दोनों के बीच का संघर्ष हमारे जीवन के कई विरोधाभासों की जड़ है। याद रखने वाला स्व हमारे अनुभवों का मूल्यांकन कैसे करता है? वो हर पल के अनुभव को जोड़कर एक औसत नहीं निकालता। वो 2 चीजों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, जिसे पीक एंड रूल यानी शिखर अंत नियम कहा जाता है। वो केवल अनुभव के सबसे तीव्र क्षण, शिखर, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, और अनुभव के अंतिम क्षण, अंत को ही याद रखता है। अनुभव की अवधि, यानी वो कितनी देर तक चला, इसे वो लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। इसे अवधि की उपेक्षा यानी ड्यूरेशन निग्लेक्ट कहते हैं। कहानमन ने इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग से साबित किया। उन्होंने लोगों को 2 दर्दनाक अनुभवों से गुजारा। पहला अनुभव, लोगों को 60 सेकंड के लिए अपने हाथ को बहुत ठंडे पानी में रखना था। दूसरा अनुभव, लोगों को 90 सेकंड के लिए ठंडे पानी में हाथ रखना था। इसमें पहले 60 सेकंड तो उतने ही दर्दनाक थे, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया गया, जिससे दर्द थोड़ा कम हो गया, लेकिन दर्दनाक फिर भी था। बाद में जब लोगों से पूछा गया कि वे कौन सा अनुभव दोहराना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने दूसरा यानी लंबा वाला अनुभव चुना। क्योंकि यद्यपि दूसरा अनुभव कुल मिलाकर अधिक दर्दनाक था, 90 सेकंड का दर्द, उसका अंत थोड़ा कम दर्दनाक था। उनके याद रखने वाले स्व ने केवल शिखर और अंत को याद रखा और अवधि को नजरअंदाज कर दिया। इस एक खोज के हमारे जीवन के लिए बहुत गहरे निहितार्थ हैं। हम अपने निर्णय अपने याद रखने वाले स्व की प्राथमिकताओं के आधार पर लेते हैं, न कि अपने अनुभव करने वाले स्व की भलाई के लिए। हम ऐसी छुट्टियों पर जाते हैं जो शायद हर पल आरामदायक न हो, लेकिन जो हमें एक अच्छी कहानी और कुछ अच्छी तस्वीरें देती हैं जिन्हें हम बाद में याद रख सकें। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, क्षणों के अनुभव के लिए या उन क्षणों की यादों के लिए। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष, अपने मन को कैसे जाने। तो इस लंबी और गहरी यात्रा के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने अपने मन के भीतर के 2 किरदारों, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के नाटक को देखा। हमने उन अनगिनत पूर्वाग्रहों और भ्रमों को उजागर किया जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। तो क्या हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं? क्या हम इन पूर्वाग्रहों पर काबू पा सकते हैं? डेनियल कहानमन का उत्तर थोड़ा निराशाजनक लेकिन बहुत यथार्थवादी है। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर इन पूर्वाग्रहों पर पूरी तरह से काबू पाना लगभग असंभव है। सिस्टम एक बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली और हमेशा चालू रहता है। आप अपने सहज ज्ञान को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम निराश नहीं हो सकते। समाधान ये नहीं है कि हम अपने सिस्टम 1 को हराने की कोशिश करें।
समाधान ये है कि हम अपने सिस्टम 2 को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखें। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच के बारे में सोचना सीखना। हमें उन परिस्थितियों को पहचानना सीखना होगा जिनमें हम त्रुटियां करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। जब आप कोई छोटा मोटा निर्णय ले रहे हो, जैसे कि सुबह कौन सा नाश्ता करना है, तो आप अपने सिस्टम 1 पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो, जैसे कि अपना करियर चुनना, एक बड़ा वित्तीय निवेश करना या किसी को नौकरी पर रखना, तो आपको जानबूझकर अपनी सोच को धीमा करना होगा और अपने आलसी सिस्टम 2 को सक्रिय करना होगा। इसके लिए कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, धीमे हो जाओ। जब भी किसी बड़े निर्णय का सामना करना पड़े तो तुरंत अपनी अंतरात्मा की आवाज पर प्रतिक्रिया न करें। समय लें, जानकारी इकट्ठा करें और विकल्पों का मूल्यांकन करें। दूसरा, बाहरी दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी खुद की सोच के पूर्वाग्रहों को देखना बहुत मुश्किल होता है। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस स्थिति में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं है। तीसरा, चेकलिस्ट और एल्गोरिदम का उपयोग करें। यदि आप कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिसे बार बार लेना पड़ता है, जैसे कि किसी मरीज का निदान करना या किसी उम्मीदवार का साक्षात्कार लेना, तो एक मानकीकृत प्रक्रिया और चेकलिस्ट का उपयोग करने से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। ये किताब आपको एक उत्तम तर्कसंगत प्राणी बनाने का वादा नहीं करती। कोई भी किताब ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ये आपको अपनी सोच की सीमाओं के बारे में एक अधिक जागरूक और बुद्धिमान वार्ताकार बनाने का वादा करती है। ये आपको आपके अपने मन के बारे में बात करने के लिए एक समृद्ध शब्दावली प्रदान करती है। तो अगली बार जब आपके मन में कोई बहुत मजबूत भावना या सहज ज्ञान आए, खासकर जब दांव बड़े हों, तो बस एक पल के लिए रुकें। अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाएं और पूछें, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये मेरा सिस्टम 1 है जो एक विश्वसनीय कहानी बना रहा है? क्या यहाँ कोई एंकरिंग प्रभाव काम कर रहा है? क्या मैं उपलब्धता के पूर्वाग्रह का शिकार हो रहा हूँ? इस एक छोटे से ठहराव में, इस एक छोटे से सवाल में ही सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। इस असाधारण और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।